हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि सब अच्छे होंगे और आपकी नीट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। वैसे नीट का एग्ज़ाम तो अब आने ही वाला है, लेकिन मैं आपके साथ आज जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके साथ एक मॉडल पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैंने अपने एक लेक्चर में एक चीज़ डिस्कस करी थी कि सबसे पहले हमको जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है कि बायोलॉजी की प्लानिंग कैसे करें। तो वो चीज़ का मैंने आपको एक लेक्चर में अपने फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया था कि हम बायोलॉजी की प्लानिंग कैसे करें, कैसे हम 3 महीने में सिर्फ एनसीईआरटी की बुक को कंप्लीट कर सकते हैं और अगले 3 महीने में हम एनसीईआरटी की बुक का एक्सप्लेनेशन लेके अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से कंसोलिडेट कर सकते हैं और फर्दर 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स जब तक कि हमारा नीट एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है हमें कितने पेपर करने चाहिए और उनकी टाइम शेड्यूलिंग कैसी करनी चाहिए और कैसे कैसे हमें रिवीजन करना चाहिए, इन सारी बातों पे मैंने चर्चा करी थी। तो जिन बच्चों ने मेरा लिंक देखा हो उनने तो मेरा लेक्चर देखा ही होगा, और जिन्होंने मेरा वो लिंक नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक मैं अपने आज के इस लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर लूँगा और आप अगर चाहें तो उसका वीडियो देख सकते हैं। इसी नोट पर मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे एक चैप्टर को प्रिपेयर करा जाए। तो एक्चुअली जो चैप्टर के एमसीक्यूज़ आज मैं डील करने वाला हूँ वो बेसिकली चैप्टर है एवोल्यूशन का। तो जब भी हम एनसीईआरटी डील करते हैं तो अगर हम सिर्फ 2 काम कर लें, या तो एमसीक्यूज़ को हम फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में डेवलप कर लें, या अगर हम एमसीक्यूज़ को ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म्स में डेवलप कर लें तो हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो अपने आप सॉल्व हो जाती है। और नीट में निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही अगर आप बहुत थॉरो करेंगे तो कम से कम नीट में 360 में 300 मार्क्स तो सिर्फ एनसीईआरटी की थॉरो स्टडी से ही आ जाएंगे। तो देखिए, ये इसी बिहाफ पर मैं आज आपके सामने एक एवोल्यूशन चैप्टर का एक मॉडल पेपर लेके आया हूँ। तो इसमें नियरली इस चैप्टर में जो मैंने एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से बनाए हैं और जो भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये आप इसमें डिस्कस करिएगा। और इसमें मैंने कुछ अराउंड 75 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, लेकिन सारा तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पर आज डिस्कशन में लेके आता हूँ। तो इस तरीके से देखिए, हमें जो एनसीईआरटी है उसकी प्लानिंग करनी है। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव्स को क्रिएट कर दिया है। तो जैसे जैसे मैं आपके साथ अभी क्वेश्चन स्टडी कराता रहूँगा आपको ये आइडिया होता रहेगा कि जितनी भी लाइनें मैं बोल रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपको एवोल्यूशन के चैप्टर में इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसी नोट पर हम एवोल्यूशन के पेपर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी के पास एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को लिख सकें। यहाँ मैं ऑप्शन बोलूँगा और आप सिर्फ क्वेश्चन के सामने उसका सही आंसर लिख लीजिएगा। तो इसी तरीके से आपके पास इस चैप्टर से रिलेटेड करीब मैं आपको 40-50 पॉइंट्स जो इस तरीके से हमें एनसीईआरटी से प्रिपेयर करने हैं वो मैं आपके सामने यहाँ रखने वाला हूँ। चलिए इसी नोट पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, और पहला क्वेश्चन ये कहता है यूनिवर्स इज अप्रॉक्सीमेटली, मैंने जो ऑप्शन 1 बनाया है 10 बिलियन ईयर्स ओल्ड, 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, 30 बिलियन ईयर्स ओल्ड एंड 40 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन पूछता है कि यूनिवर्स कितना पुराना है। तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो इसका आंसर आपको 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड मिलेगा। दैट मीन्स कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसका डायरेक्ट सोल्यूशन जो हमें मिल रहा है वो ये है कि यूनिवर्स इज अराउंड 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो ये हमारा पहला पॉइंट बन गया इस चैप्टर का यूनिवर्स से रिलेटेड। दूसरा पॉइंट ये है, which theory is related with origin of universe? I repeat the question, which theory is related with origin of universe? Option A, theory of special creation. Option B, Big Bang theory. Option C, नेबुलर हाइपोथेसिस। और देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है
वो है 2 आउट ऑफ द अबव 3। तो इस क्वेश्चन को हम देखिए कि जो पहला ऑप्शन है वो थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, और जो थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है वो एक्चुअली ओरिजिन ऑफ लाइफ से डील करती है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ से अराउंड 5 to 6 थियरीज डील करती हैं, और आप ऐसे याद रखिए कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड सिर्फ 2 ही थियरीज हैं, और वो है बिग बैंग थियरी एंड नेबुलर हाइपोथेसिस। और फोर्थ ऑप्शन जो दे रखा है कि जो हमको 3 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कोई 2, इसका मतलब जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है 2 ऑफ द अबव 3 वो करेक्ट है। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, विच थियरी इज रिलेटेड विद ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स? आंसर है बेसिकली बिग बैंग थियरी एंड नेबुलर हाइपोथेसिस। तो बिग बैंग थियरी एंड नेबुलर हाइपोथेसिस आर द 2 theories which are associated with the origin of universe। अब देखिए हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, और थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी की बुक से उठाया गया क्वेश्चन है, द गैसेस कंडेंस्ड अंडर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ये इन्वर्टेड कॉमास में एनसीईआरटी में दे रखा है, इसमें लिखा हुआ है द गैसेस कंडेंस्ड अंडर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। एक बार इस क्वेश्चन को आप चाहें तो लिख सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखिए द गैसेस कंडेंस्ड अंडर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। Which word is wrong in the above statement? Which word is wrong in the above statement? Option A condensed, option B centrifugal force, option C galaxies and option 4 universe। So इसका सही आंसर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और आप सब के लिए ये होमवर्क है कि आपको ये एनसीईआरटी की लाइन में जाके चेक करना है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इस स्टेटमेंट में गलत वर्ड क्यों है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ डिड लाइफ ओरिजिनेटेड? After how many years after the formation of earth did life originated? ये कहता है कि अर्थ के फॉर्मेशन के कितने साल बाद लाइफ ओरिजिनेट हुई। तो अब डायरेक्ट आप इसका आंसर देखेंगे एनसीईआरटी में, तो इसका आंसर दे रखा है 500 मिलियन ईयर्स बैक, राइट। तो इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो है 500 मिलियन ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज अर्थ वॉज सपोज टू बी फॉर्म्ड अबाउट। अर्थ कितने साल पहले बना? तो डायरेक्ट आंसर इसका एनसीईआरटी में ले रखा है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। एक देखिए 3-4 यहाँ पर डाटा आ गए कि यूनिवर्स कितने साल पहले बना, आंसर था हमारा 20 बिलियन। फिर ये आया अर्थ के बनने के कितने साल बाद लाइफ ओरिजिनेट हुई, आंसर है 500 मिलियन। और अब ये पूछा जा रहा है कि अर्थ कब बना, तो ऑब्वियस सी बात है कितने साल पहले बना, तो हमारे पास जो इसका आंसर आ गया वो आ गया बेसिकली 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अब देखिए एक और फटाफट से क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं हम कि ओपेरॉन वाज अ, हमारे पास ऑप्शन ए आ रहा है इंग्लिश साइंटिस्ट, ऑप्शन बी रशियन साइंटिस्ट, ऑप्शन सी अ फ्रेंच साइंटिस्ट एंड ऑप्शन 4 इट इज अ इटालियन साइंटिस्ट। तो आप बताइए कि जो ओपेरॉन थे वो किस कंट्री को बिलोंग करते थे? तो ओपेरॉन बेसिकली रशियन थे, और इसीलिए इसका आंसर आएगा कि ओपेरॉन वाज अ रशियन साइंटिस्ट। तो आप सब लिख सकते हैं सीधे सीधे कि ओपेरॉन वाज अ रशियन साइंटिस्ट। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाए तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार स्ट्राइक करता है, और प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज ये पूछना चाहता है आपसे कि ऑक्सीडाइजिंग था या रिड्यूसिंग था, या उसका नेचर दोनों तरीके से था, या उसका नेचर रिडॉक्स इन नेचर था, या नन ऑफ द अबव था। तो बहुत सिंपल तरीके से प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो था वो रिड्यूसिंग था, बेसिकली इट वाज रिड्यूसिंग, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे कि एस.एल. मिलर परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट्स to prove the abiogenetic evolution of life in the air। तो अगर आप ये क्वेश्चन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एस.एल. मिलर परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द abiogenetic evolution of life in the air।
in the year। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है 1953। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब स्टैनली मिलर ने बेसिकली एबायोजेनिक एवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया था। तो ये बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि इसका ईयर क्या था। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं तो वो पूछता है कि जो स्टैनली मिलर है उसने जो मिक्सचर ऑफ गैसेस ली थी वो मिक्सचर ऑफ गैसेस कौन कौन सी थी। तो अभी हम इसको बेसिकली यहाँ पर डील करते हैं और क्वेश्चन को बताते हैं आपको। द मिक्सचर ऑफ गैसेस यूज्ड बाय स्टैनली मिलर टू परफॉर्म his experiments on abiogenic evolution of life were the mixture of gases used by S.L. Miller to perform his experiments on abiogenic evolution of life were। सीधे बच्चों आप आंसर लिखिए, मीथेन, हाइड्रोजन, देन अमोनिया एंड वाटर वेपर। तो ये 4 गैसेस थी जिसको इसने बेसिकली एक वेसल में कंडेंस कर दिया था और हीट करा था, और आगे जाके इसका टेम्परेचर भी पूछा जाएगा। और इससे हमको बेसिकली जो बेसिक यूनिट्स जनरेट होती हैं पॉलीमरिक फॉर्म्स की, जो हमें एक्चुअली चाहिए होती हैं आज के डिफरेंट बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स को जनरेट करने के लिए, वो इसने देखा कि इन मिक्सचर से वो जनरेट हो गई। तो इसीलिए इसको एबायोजेनिक एवोल्यूशन ऑफ लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंशियल एक्सपेरिमेंट माना जाता है, जिसको स्टैनली मिलर ने परफॉर्म किया था। और स्टैनली मिलर जो थे वो बेसिकली स्टूडेंट थे हेरोल्ड यूरे के, और उनकी लैब में ही पार्ट टाइम में बेसिकली इनने ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। तो इसमें जो गैसेस हैं आई रिपीट वो कौन कौन सी हैं, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर। तो ये 4 यहाँ पर गैसेस थी जो कि इसमें इन्वॉल्व थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 10th क्वेश्चन है, द केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू S.L. मिलर probably occurred at a temperature of about dash degree centigrade। I repeat the question, आप सब लिखना चाहें तो लिखें। The chemical evolution of life according to S.L. Miller probably occurred at a temperature of about dash degree centigrade। देखिए वैसे तो ये NCERT के बाहर अगर आप पढ़ेंगे तो ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इसका आंसर जो NCERT में गिवन है वो है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप सब इसको याद रखिएगा कि जो डाटा है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, खासकर इकोलॉजी में, हमारा एवोल्यूशन में, हमारे पास डाटा से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं और डाटा ही एक्चुअली पेपर में मार्क्स गिराता है। तो इसलिए आपको डाटा की लिस्टिंग की एक अलग टेबल्स ही बनानी पड़ेंगी पूरी बुक में, जो जहाँ जहाँ कौन कौन से ईयर में कौन कौन सा एक्चुअली साइंटिफिक इवेंट हुआ है या कौन से ईयर में बेसिकली किस चीज़ को दिया गया। तो जितने भी डाटा हैं ईयर वाइज एंड एग्जाम्पल वाइज की कौन सी चीज़ कहाँ प्रेजेंट होती है, कौन सी चीज़ किस चीज़ का एग्जाम्पल है, यह आपके पास एक जगह ही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट डैश मिलियन ईयर्स अगो। तो चलिए इसको एक बार लिख लीजिए आप लोग। द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, the first cellular form of life did not possibly originate till about dash million years ago, till about dash million years ago। तो इसका आंसर है बच्चों 2000 मिलियन ईयर्स अगो। तो आई होप बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बार बार डाटा आ रहे हैं और मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन एक डाटा का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ could have originated, the first non-cellular form of life could have originated about dash million years ago. तो इसका बच्चों आंसर आप लिखिए 3 बिलियन ईयर्स अगो। तो आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो नॉन सेलुलर लाइफ है, जिसमें बेसिकली देखिए आजकल कोविड संकट में जिस वायरस ने तांडव मचा रखा है वो वायरस है, बेसिकली कोविड का जो एजेंट है। तो वायरस वो नॉन सेलुलर फॉर्म्स होते हैं जो माना जा सकता है कि जो बायोजेनिक फॉर्म्स हैं उनसे भी पहले आए। तो जो नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें सेलुलोजिक कॉम्पोजिशन या प्रोटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन नहीं होता, ऐसा माना जाता है कि वो एक्चुअली बहुत पहले आ गए उन कंपोनेंट्स के जो कि बेसिकली सेलुलोजिक थे। तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है 3 बिलियन ईयर्स अगो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप लिखिए, फिर हम इसका आंसर देते हैं आपको। Who concluded that existing living forms, who concluded that existing living forms share similarities to varying degrees, not only among themselves, but also with life forms, that existed millions of years ago, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तो आप सब एक बार चेक कर लीजिए कि आपने का ये क्वेश्चन पूरा हो गया है या नहीं। तो who concluded that existing life forms share similarities to varying degrees, not only among themselves, but also with the life forms that existed millions of years ago। तो पहला ऑप्शन इसका AI ओपेरॉन है, दूसरा ऑप्शन SL मिलर है, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन और चौथा ऑप्शन है TR मैल्थस। तो बच्चों इसमें AI ओपेरॉन और जो स्टैनले मिलर हैं ये तो इसके आंसर्स नहीं हो सकते, क्योंकि इन लोग का जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है स्टैनले मिलर का वो एबायोजेनिक एवोल्यूशन ऑफ लाइफ पर है, और इसका सही आंसर है चार्ल्स डार्विन। और जो TR मैल्थस हैं उनका बेसिक काम जो है वो एक्चुअली पॉपुलेशन थेरीज के रिस्पेक्ट में है। तो एक्चुअली जो चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी, उस थ्योरी को डायरेक्टली चार्ल्स डार्विन ने नहीं दिया था। एक्चुअली चार्ल्स डार्विन जो थे वो बेसिकली TR मैल्थस की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ थ्योरी है उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, और उसको पढ़ने और समझने के बाद ही चार्ल्स डार्विन ने एक्चुअली नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी। तो इसका एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ज़्यादा दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ कि हु कंक्लूडेड दैट द लिविंग फॉर्म्स, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, लिविंग फॉर्म्स शेयर सिमिलैरिटीज टू वेरिंग डिग्रीज not only among themselves but also with life forms that existed million of years ago। Correct answer is Charles Darwin। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों, वो है which scientist worked in Malay, MALAY, Malay archipelago, मलय आर्कीपेलागो, ARCHEPELAGO। तो इनका वर्कड इन मलय आर्कीपेलागो, इसका सही आंसर है एल्फ्रेड वॉलेस। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है who for the first time divided the world into the biogeographical realms। देखिए तो ये बेसिकली एल्फ्रेड वॉलिस का ही काम था जिनने सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्ड्स के बेसिस पर
वर्ल्ड को अलग अलग बायोजोग्राफिकल रीम्स में 6 बायोजोग्राफिकल रीम्स में एक्चुअली डिवाइड कर दिया था। तो जो एनसीईआरटी में बायोजोग्राफिकल रीम्स के डिवीजन के बारे में मेंशन्ड है, कितनी है ये मेंशन्ड नहीं है। तो इसका जो सीधा सीधा आंसर हमारे पास निकल कर आता है वो आता है अल्फ्रेड वॉलेस। अब हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है जिसमें हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा एनालॉगी शो नहीं करता। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, इसको बहुत अच्छे से हमें पढ़ना चाहिए कि कौन सा, जब कभी पूछा जाए नॉट या विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो हमें क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी। आप क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा एनालॉगी का एग्जाम्पल नहीं है, which is not an example of analogy। तो एनालॉगस ऑर्गन्स बेसिकली होते क्या है, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा भी पता हो तो देखिए, होमोलोगस वो होते हैं जिनका ओरिजिन सेम होता है लेकिन फंक्शन सेम भी हो सकता है, डिसिमिलर भी हो सकता है। जिनका ओरिजिन सेम है बट फंक्शन इज डिसिमिलर और इट मे बी सिमिलर, इंपॉर्टेंस है ओरिजिन से, सिर्फ ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन सिमिलर और डिसिमिलर है तो होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। लेकिन जिनका ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है उनको आप एनालोगस ऑर्गन्स कहते हैं, और जिनको जिस फिनोमिना में रखा जाता है उसे हम एनालॉगी कहते हैं। तो अब देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी में कोटेड हैं। पहला है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स। ये देखिए पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, कैसे पता करेंगे कि ये एनालॉगी का एग्जाम्पल है या होमोलॉगी का एग्जाम्पल है। देखिए इनमें जो ओरिजिन है फ्लिपर्स में, चाहे पेंगुइन्स हो चाहे डॉल्फिन्स, उनका इंटरनल ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन एक तरीके से देखा जाए तो सेम है, और फंक्शन देखिए वो बेसिकली एक में चलने के काम आते हैं तो एक में तैरने के काम आते हैं। तो इसका जो ये एनालॉगी का एग्जाम्पल नहीं है बच्चों, ये होमोलॉगी का एग्जाम्पल है। दूसरा है आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। तो ये भी एक क्या है, बेसिक होमोलॉगी का एग्जाम्पल है। अब तीसरा है थॉर्न्स एंड टेंड्रल्स ऑफ बोगनवेलिया एंड कुकुरबिटा। Thorns and tendrils of Bougainvillea and Cucurbita, which is not an example of क्या है, एनालॉगी। तो मतलब हमें ये निकालना है कि होमोलॉगी का कौन है। आई रिपीट, पहले वाले दो जो हैं वो थोड़े से गड़बड़ हो गए थे लेकिन कोई बात नहीं। थर्ड वाला जो है Thorns and tendrils of Bougainvillea and Cucurbita, ये एक ऑप्शन है। फोर्थ है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो इसका सही आंसर निकल कर आ रहा है वो थर्ड है, थॉर्न्स एंड टेंड्रल्स ऑफ बोगनवेलिया एंड कुकुरबिटा, जो इसका है सही एग्जाम्पल है। क्योंकि ये जो है एक्चुअली किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है होमोलॉगी का। बाकी सब जो हैं वो एनालॉगी के एग्जाम्पल्स हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये कहता है, आप लिखिए इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑप्शन 1, आईज ऑफ ऑक्टोपस शो एनालॉगी। बच्चों ये ट्रू स्टेटमेंट है और ये एग्जाम्पल्स को घुमा दिया जाएगा होमोलॉगी और एनालॉगी के बस, और उसी के हिसाब से बेसिकली आपको आंसर्स निकालने होंगे। तो मैं इसको क्वेश्चन आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग इसको लिखने की कोशिश करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑप्शन 1, eyes of octopus show analogy. Eyes of octopus shows analogy. Second option, sweet potato is a stem modification. Sweet potato is a stem modification. Option C, similarities in proteins and genes. Similarities in proteins and genes among diverse organisms gives clue about common ancestry. Gives clue about common ancestry. और फोर्थ ऑप्शन है इंडस्ट्रियलाइजेशन took place in 1850s. इंडस्ट्रियलाइजेशन टुक प्लेस इन 1850s। तो चलिए आप मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए
कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आईज ऑफ ऑक्टोपस मैंने आपको बताया, देखिए पहले ही क्वेश्चन में आप देख लीजिए, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी। उसमें देखिए फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स जो हैं ये बेसिकली एनालॉगी शो करते हैं। आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स ये भी एनालॉगी शो करते थे। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो ये भी एनालॉगी शो करते थे। तो थॉर्न्स एंड टेंडल्स ऑफ बोगनवेलिया एंड कुकुरबिटा ये इसका गलत आंसर था। तो इसका आप उसी क्वेश्चन से रिलेट करके आंसर निकालिए। देखिए आईज ऑफ ऑक्टोपस शोज एनालॉगी, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो ये नहीं गलत है। स्वीट पोटैटो इज अ स्टेम मॉडिफिकेशन, फिलहाल के लिए आप इसे छोड़ दीजिए, तब तक हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन्स एंड जीन्स अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स गिव्स क्लू अबाउट कॉमन एंसेस्ट्री। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। जिन स्पीशीज में जीन्स और उनसे बनने वाले प्रोटीन्स में एक्चुअली होमोलॉजी होती है वो एक्चुअली सेम स्पीशीज के माने जाते हैं। तो आजकल जो हमारी फॉरवर्ड जेनेटिक्स है उसमें हमको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि जीन कौन से था, उस जीन ने कौन सा प्रोटीन डेवलप करा, और जब हम प्रोटीन्स के कंपैरिजंस करेंगे और ये पाएंगे कि कुछ एक स्पीशीज में प्रोटीन्स में सिमिलैरिटी आ रही है और कुछ एक स्पीशीज में प्रोटीन्स में या जो जीनिक कॉम्बिनेशंस हैं उनमें डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो जिनमें बेसिकली सिमिलैरिटी पाई जाएगी वो सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स होंगे और जिनमें डिफरेंसेस पाया जाएगा वो बेसिकली डिफरेंट स्पीशीज के एग्जाम्पल होंगे। इसीलिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। अब देखिए फोर्थ स्टेटमेंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन टुक प्लेस इन 1850s, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये सबसे पहले इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था और ये 1850s के ही दशक में हुआ था जब एक्चुअली इंडस्ट्रीज का वहाँ पर डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था। अब हमारे पास हम सेकेंड ऑप्शन में आते हैं बच्चों, और उसमें लिखा है स्वीट पोटैटो इज अ स्टेम मॉडिफिकेशन। नो, इट इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, इट इज बेसिकली अ स्वीट पोटैटो जिसको हम बोलते हैं शकरकंदी, तो ये इट इज बेसिकली अ रूट मॉडिफिकेशन। तो आपके पास जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि यहाँ पर एक गलत स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, 19th क्वेश्चन या 18th क्वेश्चन जो भी आ रहा होगा। Which example demonstrate adaptive radiation? Which example demonstrate adaptive radiation? मतलब जिसका ये एक होमोलॉगी की बात होती है, एडेप्टिव रेडिएशन को ही आप होमोलॉगी में रखते हैं, या हर वो ऑर्गन जिसमें होमोलोगस होगा, जिसका ओरिजिन सेम होगा लेकिन फंक्शन डिफरेंट होगा, उसको आप होमोलॉगी में रखेंगे। तो आप इसमें देखिए पहला है डार्विन फिंचेस। तो डार्विन फिंचेस में आपको पता ही है कि फिंचेस की जो जेनरा था, स्पीसीज थी, वो तो सेम थी, लेकिन उनमें बेसिकली फूड के डिप्राइवमेंट के कारण बेसिकली बीक्स में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे और कुछ कार्निवोरी और कुछ हर्मिवोरी और कुछ ओमनिवोरी के लिए खासकर ये अलग अलग बीक्स का इनमें डार्विन फिंचेस में मॉडिफिकेशन आ गया था। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशन का, जिसे हम होमोलॉगी भी कहते हैं। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पर सही है। अब हम अगर दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएं तो दूसरा ऑप्शन कहता है ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स। ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशन का, कि ओरिजिन सेम है लेकिन उनमें जो ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स होते हैं उसमें इनके जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग होते हैं। अब प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया, ये भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में देखिए ये सारे एग्जाम्पल एडेप्टिव रेडिएशन के अंडर में आपको मिल जाएंगे। तो आपको इस पेपर से मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि वाई एनसीईआरटी इज अ मस्ट टू प्रिपेयर फॉर नीट। तो ऑप्शंस देखिए, इसमें तीनों ऑप्शंस मेरे पास एडेप्टिव रेडिएशन के हो गए और इसीलिए जो फोर्थ ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द अबव है। तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑल ऑफ द अबव होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 में चले जाते हैं। अगर तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है डैश इज द एंड रिजल्ट। आप डैश फिलिंग द ब्लैंक है, डैश इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। तो इसका आंसर है बच्चों, जो अगर आप एनसीईआरटी की बात करेंगे तो इसके कुछ आंसर्स कुछ इस तरीके से दे रखे हैं कि ब्रांचिंग डिसेंट,
दूसरा एग्जाम्पल जो इसका जो ऑप्शन दे रखा है वो है एडेप्टिव एबिलिटी। थर्ड जो चीज़ दे रखी है उसको कहा गया है फिटनेस जो ऑप्शन है। फोर्थ है बच्चों नेचुरल सिलेक्शन। तो इसको मैं आपको जरा फिर से एक बार क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। डैश इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। तो इसका एक क्लू है कि जो अपने आप को बेसिकली अडेप्ट करता चला जाएगा चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, वही उस एनवायरनमेंट में सबसे फिट होगा सर्वाइवल के लिए। और इसीलिए इसका आंसर निकल कर आ जाता है फिटनेस। तो इसका फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट। मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लेगा तो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ वो बिल्कुल फिट हो जाएगा और जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता रहेगा। जो ऐसा नहीं कर पाते वो एक्चुअली एलिमिनेट हो जाते हैं। और यही ये क्वेश्चन समझा रहा है कि डैश में फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2021 जो भी आ रहा है, द कॉमन कंपोनेंट ऑफ डार्विन्स थियरी ऑफ एवोल्यूशन आर। की कंपोनेंट्स ऑफ डार्विनिज्म थियरी ऑफ एवोल्यूशन आर। तो एक ऑप्शन इसका है ब्रांचिंग डिसेंट, सेकेंड ऑप्शन इज नेचुरल सिलेक्शन, थर्ड ऑप्शन इज बोथ 1 and 2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो बच्चों याद रखिएगा क्वेश्चन में बोलता है की कंपोनेंट्स। जब मैंने वर्ड लिख दिया कंपोनेंट्स तो देखिए कंपोनेंट्स लिखते ही ये प्लूरल में चला गया। और आपको ये पता होना चाहिए अगर ये कंपोनेंट लिखता तो आंसर सिर्फ एक होता, क्योंकि कंपोनेंट्स लिखा है तो आंसर इसके एक से ज़्यादा हैं और दो ही ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं ठीक ठाक, वो है ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं branching descent and natural selection are the key components of Darwin's theory of evolution. अब next theory में आप चले जाइए। The concept of natural selection was influenced by the work of, अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे के साथ डिस्कस किया था कि Darwin was actually influenced by the work of population theory given by T.R. Malthus। तो इसका आंसर, सही आंसर जो है वो थॉमस रॉबर्ट मैल्थस इसका आंसर आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो नेचुरल सिलेक्शन की थियरी देखिए डार्विन ने दी थी, वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ, तो आंसर आ रहा है T.R. मैल्थस, थॉमस रॉबर्ट मैल्थस इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डार्विन वेरिएशंस आर नंबर 1। आप इसको चाहें तो लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू डार्विन variations are number 1 large and non-directional, option 2 small and directional, option C can be large or small but are directional, can be large or small but are directional, option 4 can be large or small but are non-directional। तो ये बेसिकली डार्विन के हिसाब से ये डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी के पॉइंट्स भले ही गलत हों लेकिन जिस साइंटिस्ट ने जो दे रखा है बच्चों वो वैसे ही आपको याद करना पड़ेगा, चाहे उसका आगे जाके क्रिटिक डेवलप हो जाए और उसके बाद जो चेंजेस आते हैं वो उसके मॉडिफिकेशंस में पढ़े जाते हैं, जिसको हम बेसिकली मॉडिफिकेशंस का सही नाम है नियो डार्विज्म वर्ड यूज करते हैं या नियो लैमार्किज्म वर्ड यूज करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में जो डार्विन ने कहा वो कहा कि वेरिएशंस जो होते हैं वो बेसिकली स्मॉल, ऑप्शन बी सही है, स्मॉल होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट 24th क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है, टू पीक फॉर्मेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, टू पीक formation during the operation of natural selection results due to, फिर से बोल रहा हूं एक बार, two peak formation during the operation of natural selection
results due to number 1 stabilizing selection, number 2 directional selection, number 3 disruptive selection, number 4 both 1 and 2। तो इसका सही आंसर है बच्चों डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली होता क्या है। जब कभी भी कोई स्पीशीज नेचुरली सेलेक्ट होती है तो जो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं वो बेसिकली करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से, जो एक इस तरीके का कर्व होता है। ठीक है, तो वो इस तरीके का कर्व होगा, पहले इसमें स्लोप ऊपर होगा, फिर थोड़ा सा प्लेटू फेज आएगा, फिर वो नीचे की तरफ जाएगा। तो ऐसा देखा जाता है कि जब एक गिवन एनवायरनमेंट कंडीशंस चेंज होती हैं तो वो या तो एक तरफ चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ शिफ्ट हो जाती है, तो उसको बेसिकली हम कहते हैं बच्चों डायरेक्शनल। 3 जो यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं, अगर वो कर्व में कोई चेंज नहीं आ रहा है और वो सीधा ऐसे है तो वो स्टेबलाइजिंग होता है, और उस समय जो बीच की पोजीशन होती है कर्व की, जो सेंटर पॉइंट होता है, उसमें मीन, मीडियन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन सब 0 होता है, मतलब उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता। पहली चीज। दूसरी चीज, जब उसमें चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस जनरेट हो जाती हैं तो जिस तरफ भी फेवरेबल चेंज होता है ऑर्गेनिज्म उस तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसके 3 डायग्राम वहां पे बना रखे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पेज में आपको एक बॉक्स में 3 डायग्राम्स मिलेंगे। तो जब एक ही डायरेक्शन में चेंज होता है, तो वो अगर कर्व स्टेबलाइजिंग ऐसे था और मान लीजिए चेंज इस डायरेक्शन में फेवरेबल हो रहा है, तो वो इस डायरेक्शन में पूरा का पूरा कर्व की शिफ्टिंग हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं डायरेक्शनल। डिसरप्टिव का मतलब होता है कि जब 2 तरफ से चेंजेस लगते हैं तो कुछ इंडिविजुअल्स एक तरफ और कुछ इंडिविजुअल्स एक तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। तो यहां पर एक्चुअली 2 पीक्स बन जाती हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के कर्व के डेविएशन के कारण, और इसी तरीके के सिलेक्शन को हम डिसरप्टिव सिलेक्शन का नाम देते हैं। तो यहां पे इसका सही आंसर है, जहां 2 पीक्स बने देखिए बच्चों, उसको हम बोलेंगे डिसरप्टिव। जहां पे शिफ्ट हो जाए और एक पीक जनरेट होती है तो वो होगा हमारा डायरेक्शनल। यहाँ पे डायरेक्शनल उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एक्चुअली फेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट कंडीशंस में। अब यहाँ पर एक चीज पूछी गई कि हाउ मेनी फैक्टर्स अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो अगर इसका ऑप्शंस आप देखिए 3, 4, फर्स्ट ऑप्शन इज 3, सेकेंड ऑप्शन इज 4, थर्ड ऑप्शन इज 5 एंड द सिक्स्थ ऑप्शन इज एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 6। तो आंसर सही आंसर है बच्चों 5। तो अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो वो 5 नेम्स वहां पे मेंशन्ड हैं, जिसमें कुछ एक जैसे मैं आपको बताऊं म्यूटेशन है, जीन रिकॉम्बिनेशन है, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी जो 5 फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली हार्डी-विनबर्ग को अफेक्ट करते हैं। अगर आपको मेरे से कोई भी लेक्चर पढ़ना है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट एंड मेक अ वीडियो ऑफ द टॉपिक दैट यू आर फेसिंग डिफिकल्टी एट। तो सो kindly comment in my section so that I can actually make a video of that topic and provide some useful information of that topic for your considerations. Right. The next question is, sometimes the change in allelic frequencies is so different in the new sample of population that they become a different species. Question लिखिए बच्चों आप लोग। Sometimes the change in allelic frequencies is so different in a new sample of population that they become different species. This is known as option 1 Sewall-Wright effect, SEWALL, Sewall-Wright effect, WRIGHT, Wright effect. Option B genetic drift, option C founder effect, option 4 bottleneck effect, bottleneck effect option 4। तो बच्चों इसका सही आंसर जेनेटिक ड्रिफ्ट का ही दूसरा नाम है Sewall-Wright effect। तो ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट देखिए होती क्या है मैं आपको बताता हूँ। रैंडम चेंजेस अकरिंग बाय चांस अलोन रादर देन बाय नेचुरल सिलेक्शन इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो अब जेनेटिक ड्रिफ्ट की खासियत क्या होती है
कि it is the random changes in gene frequencies occurring by chance alone rather than by natural selection is known as genetic drift। तो जो जीन फ्रीक्वेंसीज में चेंज आता है चांस के कारण बजाय कि नेचुरल सिलेक्शन के, तो नेचुरल सेलेक्टेडली वो नहीं होती, बस उसमें ऑटोनोमस होता है कि जीन्स में चेंजिंग एनवायरनमेंट के कारण बेसिकली क्या होता रहता है, एक ऑटोनोमस चेंज आता रहता है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो चेंजेस हैं वो चांस अलोन है रादर देन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो इसमें क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आ जाते हैं, तो इसमें स्टेबिलिटी का फेज आता नहीं है, जिस कारण से यहाँ पे पॉपुलेशन पर कुछ एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। अगर पॉपुलेशन का साइज बहुत छोटा है तो जब कभी भी छोटे पॉपुलेशन साइज में जेनेटिक ड्रिफ्ट लगेगी और वो उसको बेसिकली कंसोलिडेट नहीं कर पाएगा, तो बेसिकली वो पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, और अगर वो कंसोलिडेट कर जाएगा तो वो थोड़ी स्टेबल रह सकती है। लार्ज पॉपुलेशन में कुछ गलत चीज़ों का फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता। अगर सपोज आपके क्लास में 200 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 1-2 फेल हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा नेट परसेंटेज पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी क्लास में सपोज 10 स्टूडेंट्स हैं और 9 फेल हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज पर फर्क पड़ेगा। तो जो हमारे यहाँ पे जो नेगेटिव रिजल्ट होगा वो ज़्यादा होगा बजाय कि पॉजिटिव रिजल्ट के। कुछ ऐसा ही यहाँ करा जाता है। इसको मैं एक और तरीके से समझा सकता हूँ कि अगर आप देखिए ओशन से 1 मग पानी निकाल लें, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वाटर साइकिल चलेगी तो कई हजार मग पानी उसमें चला जाएगा वापस। लेकिन अगर वाटर साइकिल ऑपरेटिव नहीं है और आपने 1 मग वहां पे पानी निकाल लिया, तो ओशन से 1 मग पानी तो कम हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या ओशन पर उसका कोई असर पड़ा? आंसर है नहीं, क्योंकि ओशन एक बहुत बड़ी एंटिटी है। सिमिलरली वो स्पीशीज जिनका जीन पूल बहुत बड़ा होता है, उनमें से अगर थोड़े जीन्स खत्म भी हो जाते हैं तो उसकी पॉपुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सपोज आपके पास एक भरा हुआ मग था पानी का और वही किसी कारण से गिर जाए, तो देखिए मग बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो मैं कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं ओशन को लार्ज जीन पूल से और मग को बेसिकली एक स्मॉल जीन पूल से। तो जब स्मॉल जीन पूल पे रैंडम चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसीज होंगे तो वो ज़्यादा अफेक्टेड होगा बजाय कि ऐसी पॉपुलेशन जो कि बहुत बड़ी है। और इसमें यह बोला जा रहा है कि ये एक स्ट्रेस, दोनों जो केसेस मैंने आपको बताए हैं ये एक ही हैं और इसी को हम एक्चुअली जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन ये कहता है कि एक नई पॉपुलेशन बनती है, तो यहाँ पर एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये चीज़ भी जाननी होती है कि जब स्ट्रेस फैक्टर लगता है तब क्या नई पॉपुलेशन बन रही है, या दूसरा चीज़ है कि अपने आप से ही बगैर स्ट्रेस फैक्टर लगे कोई नई पॉपुलेशन बन गई। तो ये दो अलग चीज़ें होती हैं बच्चों। तो एक्चुअली जो जेनेटिक ड्रिफ्ट या सी वॉल राइट इफेक्ट होता है, इसी के 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। एक को हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट और एक को हम कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। तो ये एक्चुअली फिक्सेशन ऑफ स्पीशीज में आते हैं। तो जब कभी भी जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेटिव होती है तो वहां पे 2 फैक्टर्स लग जाते हैं, एक को कहेंगे फाउंडर इफेक्ट और एक को कहेंगे बॉटल नेक इफेक्ट। चलिए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले फाउंडर इफेक्ट से पहले हम बॉटल नेक इफेक्ट समझते हैं। तो समझिए कि आपकी एक बॉटल है और उसका एक नेक है। तो पूरी बॉटल का जो नेक होता है वो हमेशा आप देखते हैं पतला होता है, और जब कभी भी आप उसमें मान लीजिए आप पानी भरते हैं तो जो नेक पोर्शन है उसमें पानी हमेशा कम होता है और जो बेस वाला पोर्शन है उसमें पानी ज़्यादा रहता है। तो आप बेस वाले पोर्शन को मान लीजिए कि वो बहुत बड़ा जीन पूल है और वो जीन पूल स्टेबल है तब तक जब तक कि कोई उसमें नेगेटिव एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। जैसे ही कोई नेगेटिव एनवायरमेंटल फैक्टर उस पर इन्फ्लुएंस डालेगा तो उसके जीन्स पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और वो जीन्स फटाफट से बहुत तेजी से और पॉपुलेशन साइज कम होने लगेगा, बहुत ज़्यादा एनिमल्स मरने लगेंगे, प्लांट्स मरने लगेंगे, माइक्रोब्स मरने लगेंगे, डिपेंडिंग ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन विच इज एक्चुअली अफेक्टिंग द पॉपुलेशन साइज। तो जब कभी भी उस नेगेटिव फैक्टर का इन्फ्लुएंस होगा उस पॉपुलेशन साइज पर,
तो पॉपुलेशन एक्चुअली अपनी एक्चुअल पॉपुलेशन से रिड्यूस हो जाएगी और यहीं से देखिए बॉटलनेक इफेक्ट का गेम बनता है। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो कुछ मेंबर्स देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन साइज कम हो रहा है, तो वो उस समय अपने आप को बेसिकली अलग कर लेते हैं उस पॉपुलेशन साइज से और कहीं अलग जाके अपने आप को आइसोलेटेड कंडीशंस में छुपा लेते हैं। और वो कंडीशन होगी जहां पे आप पॉपुलेशन साइज में रिडक्शन देखेंगे और वो बॉटलनेक की जो मैंने यहाँ पे बात करी है उसमें वो पॉपुलेशन साइज बेसिकली जाके थोड़े समय के लिए हाइबरनेट या एस्टिवेट या जो भी मानना चाहें कर लेगा। तो बेसिकली जब कभी भी एक स्ट्रेस फैक्टर ऑपरेटिव होता है तो सम मेंबर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स आइसोलेट देमसेल्व्स फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड on the onset of the favorable conditions they restore the original population size। कहने की बात यह है कि जब स्ट्रेस फैक्टर लगेगा तो उस पॉपुलेशन के कुछ इंडिविजुअल्स अपने आप को वहां से अलग कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो वापस से रिप्रोडक्शन परफॉर्म करके अपने पॉपुलेशन के जीन पूल को वापस रिस्टोर कर लेंगे। लेकिन इसमें रिडक्शन इन जीन फ्रीक्वेंसी हुई है कब? जब एनवायरमेंटल स्ट्रेस फैक्टर लगा। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों बॉटलनेक इफेक्ट। तो जब एनवायरमेंटल स्ट्रेस फैक्टर लगेगा और उसमें कुछ स्पीशीज अलग करके वापस से रिजुवेनेट करेंगे फेवरेबल कंडीशंस पे, तो ऐसे इफेक्ट को हम बॉटलनेक इफेक्ट कहते हैं। फाउंडर इफेक्ट ये नहीं होता। फाउंडर इफेक्ट एक बहुत अलग चीज है। फाउंडर इफेक्ट का देखिए इस तरीके से मतलब समझ सकते हैं कि हमारे पास एक नेचुरल पॉपुलेशन थी, कोई स्ट्रेस फैक्टर नहीं लग रहा था, वो एक निच पे काम कर रहे थे। तो मैंने क्या किया, उसमें से कुछ मेंबर्स को उठा के किसी अलग जगह रख दिया, कोई स्ट्रेस फैक्टर देखिए यहां नहीं लगा। और जब वो नई जगह गए तो उनने वापस से वहां रिप्रोडक्शन करके अपनी उसी पॉपुलेशन साइज को बढ़ा लिया। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब तक रिसोर्स डिप्राइवमेंट नहीं हो रहा है तब तक अगर आप उन मेंबर्स को वहां से हटा के कई नई निच में डाल देंगे जहां पे बहुत सारी रिसोर्सेज प्लेंटीफुल हैं और इतनी हैं कि उनको कम ऑर्गेनिजम्स एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, तो बहुत मजे में रहेंगे और वहां कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं ऑपरेटिव है। जैसे हमने किसी एक बहुत स्टेबल आइलैंड में कुछ इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन को ले जाके डाल दिया, तो वो वहां पे रिप्रोड्यूस करेंगे, खाने पीने की सुविधाएं अच्छी हैं तो वो आगे भी परपिचुएट करेंगे और एक नए पॉपुलेशन को ग्रो करेंगे। तो जितने भी देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया का है कि जो ऑस्ट्रेलिया का डेवलपमेंट हुआ वो एक्चुअली ओरिजिन इंग्लैंड का था और इंग्लैंड के कुछ लोग वहाँ पे जैसे जाके चले गए और क्योंकि वो एक संपूर्ण व्यवस्था थी, वहाँ पर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए खाने पीने और रहने सारी व्यवस्थाएं वहाँ अच्छी थी, तो वहाँ पे एक्चुअली एक पूरी की पूरी कंट्री ही डेवलप हो गई जिसको हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। तो ऐसे इफेक्ट को जहाँ पे पेरेंट पॉपुलेशन से कुछ मेंबर्स को निकाल कर कहीं और भेज दिया गया और वहाँ पे उनने अपने रिचनेस को जनरेट कर लिया गया, तो इसको हम फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। तो जो पहले मेंबर्स थे वो पेरेंट बन जाएंगे दूसरी जगह पे और मेंबर्स को जनरेट करने के लिए। इस केस में ना तो पहले वाले मेंबर्स में पॉपुलेशन साइज का हम रिडक्शन देख रहे हैं, उल्टा यहाँ से जब हम दूसरी जगह डालेंगे उन पेरेंट्स को, मान लीजिए हमारे पास 10 इंडिविजुअल्स यहाँ थे, 10 में से 2 निकाल के हमने किसी और आइलैंड में डाल दिए, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल तो वो 10 ही रहे दोनों एक आइलैंड्स को काउंट करने के बाद, लेकिन आगे जाके वही उस पॉपुलेशन साइज को बढ़ा देंगे। तो इम्पोर्टेंस इज कि जब लगेगा एनवायरमेंटल स्ट्रेस फैक्टर तब तो बॉटलनेक इफेक्ट आंसर होगा, और जब स्ट्रेस फैक्टर नहीं लगेगा और न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन का जनरेशन हो जाता है तो उसको हम एक्चुअली फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। तो मैंने एक छोटा सा आज आपको बच्चों 24-25 क्वेश्चंस का एक रिव्यू दिया है कि कैसे हम एक्चुअली एनसीईआरटी को प्लान करें और कैसे हम एक्चुअली एनसीईआरटी को पढ़ें। जब आप क्वेश्चन फॉर्मेट में इस तरीके से ले आएंगे और जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, आप अपने आप को भी सेल्फ एक्सप्लेन इसी तरीके से करने लगेंगे तो आपसे बेहतर बायोलॉजी पढ़ने वाला और आगे जाके पढ़ाने वाला कोई होगा ही नहीं। आई ऑलवेज से
वन थिंग कि स्टूडेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स एंड दे आर द बेस्ट ब्रेन्स। इसका एक बहुत लॉजिकल रीज़न है कि वी एज टीचर्स actually teach you one subject, right? Some of the teachers who are good in 2 can teach you 2, but जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सभी पढ़ना पड़ता है और उन सारे सब्जेक्ट्स में एक बैलेंस बनाना होता है और जब वो बैलेंस बनता है एक्चुअली तभी रिजल्ट आता है। तो जो मेमोराइजेशन कैपेसिटी है वो हमेशा एक स्टूडेंट की टीचर से कई गुना ज़्यादा होती है, क्योंकि टीचर्स सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे या सब्जेक्ट पे ही फोकस्ड होते हैं, लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। आपको हर चीज़ को बराबर कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझना पड़ेगा, बराबर टाइम देना पड़ेगा, बराबर रिजल्ट लाना पड़ेगा, तभी आप किसी कंपटीशन में बेसिकली सक्सीड कर पाएंगे। तो विद दिस नोट आई एम क्लोजिंग माई लेक्चर, एंड इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज इन बायोलॉजी or even in chemistry and you want me to explain that, then kindly comment and please let me know about your difficulties, ताकि मैं आपकी difficulties को थोड़ा solve कर सकूं और कुछ examples और concept के हिसाब से एक ऐसा profound base बना सकूं ताकि आपके confusions दूर हो जाएं। Thank you.